आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं AC थ्रू LCR सर्किट। LCR सर्किट में भी यहाँ दो तरह की LCR सर्किट होती है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो आज हम लोग जो सर्किट पढ़ने चल रहे हैं वह सीरीज LCR सर्किट पढ़ने चल रहे हैं। और सीरीज LCR सर्किट में AC किस तरह से फ्लो करती है आज हम लोग ये देखेंगे। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस यानी कि नेट अपोजिशन जो इम्पीडेंस कहलाता है वो देखेंगे, और करंट को भी देखेंगे, और बाद में रेजोनेंस को देखेंगे, फेज डिफरेंस को देखेंगे। तो ये हमारा है L, ये है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस इसका C है, कॉयल का इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और एक रेजिस्टेंस है। ये तीनों चीज़ें हमारी जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई हैं। और यहाँ एक हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF है। ठीक, ये करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं, पहले भी बता चुके हैं। करंट की डायरेक्शन इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में करंट की जो पोलरिटी होती है वो लगातार प्लस माइनस रिवर्स होती रहती है। यानी कि एक बार करंट इधर से इधर चलेगी, ये एंड पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो एक बार ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसलिए इस सर्किट में कभी भी करंट की डायरेक्शन को हम दिखाएंगे नहीं। ये एक चीज़ क्लियर नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा R है, ठीक है ना। मानेंगे क्या, कंसीडर हम ये करेंगे कि लेट अस कंसीडर, लिखना शुरू कर दो। लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर, a capacitor and a resistor are connected in series with an alternating EMF whose instantaneous value is given by V equal to V naught sin omega t। तो V equal to V naught sin omega t से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो जो इंस्टेंटेनियस EMF यहाँ लगा हुआ है V, इसकी वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो वोल्टेज यहाँ लगाया गया है V, ये यहाँ सीरीज में है। तो किसी टाइम पर यह V की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, क्योंकि वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ इस साइनोसाइड के फॉर्म में है। यानी कि ये बढ़ रहा है, जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, फिर जीरो हो रहा है। तो यहाँ V की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। हम जानते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर जो करंट होगी वो L, C और R तीनों में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सीरीज में जो भी करंट जाएगी वो तीनों में बराबर हुआ करती है, चाहे वह DC हो चाहे वह AC हो। यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड भी लगातार वेरी करता रहेगा, लेकिन किसी इंस्टेंट पर जो भी करंट होगी वो C, L और R तीनों में बराबर होगी। लेकिन करंट सेम होगी तो इनका जो रिएक्टेंस होगा, तो हम जानते हैं कि इंडक्टर में जो रिएक्टेंस होता है अपोजिशन होता है, या कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है रेजिस्टेंस इंडक्टर के द्वारा AC में, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या सेल। और ये कैपेसिटर में जो ऑफर होगा अपोजिशन वो होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और इसमें तो R है ही। तो इनके कारण करंट एक ही है लेकिन रिएक्टेंसेज अलग अलग हैं, तब इनमें वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगा, क्योंकि V बराबर I इंटू रिएक्टेंस। तो यहाँ पर VL होगा। हम मान लेते हैं कि L के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VL है, C में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VC है, और R में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VR है। तो इसके आगे लिखना शुरू करो बेटा। लेट अस कंसीडर द वोल्टेज ड्रॉप एट एनी इंस्टेंट T across L is VL, across C is VC and across R is VR। ठीक, लेट द वोल्टेज ड्रॉप across L, C and R are VL, VC and VR रेस्पेक्टिवली। ये भी लिख सकते हो, जो पहले बोला वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग लिखेंगे। देन वी नो दैट, क्या जानते हो
हमने ये जो चीज़ें बोली वो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग को बोल दिया है इसको बढ़िया से लिखना। तो अब बताओ करंट तीनों में एक है, तो चलो करंट को ऐसे बना लेते हैं, करंट का फेज मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी करंट है, ठीक। तो हम लोग जानते क्या है कि जो VL होता है, हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, जो फार्मूला हमने ऐसे बताया था LCR/VIN। इस फार्मूले से LCR/VIN अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम ये ध्यान देना कि L का मतलब इंडक्टर, V का मतलब वोल्टेज, C का मतलब कैपेसिटर, I का मतलब करंट, R का मतलब N, R का मतलब रजिस्टर, N का मतलब नो। तो यहाँ पर इसके आगे तुम ऐसे जान लो लीड, LCR/VIN लीड। प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है कितना 90 डिग्री जानते हो, प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है, और प्योर रजिस्टर में नो लीड, यानी का मतलब नो, तो नो लीड नो लैग, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ वोल्टेज लीड करेगा तो VL क्या होता है, लीड, लीड्स, लीड के बाद हमेशा विद लगता है, तो VL लीड्स विद I बाई कितना π/2 रेडियन। तो ये तुम लोग जानते हो कि VL जो होता है वो करंट से π/2 आगे चलता है, यानी कि T/4 टाइम पीरियड VL पहले पहुंच जाएगा और करंट उतना बाद में स्टार्ट होगी। एंड VR एंड I आर इन सेम फेज। हम लोग जानते हैं कि देखो R और R में कोई लीड लैग नहीं होता, यानी कि फेज डिफरेंस 0 होता है, यानी एक ही फेज में V और I होते हैं। तो ये अगर करंट है तो तुम्हारा वोल्टेज इससे कितना लीड करेगा, 90 डिग्री। चलो ये बना लो, ये देखो 90 का सिंबल बना दिया, और ये हमारा हो गया VL। और अगर तुम ध्यान दो VR, तो VR किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, VR और I एक ही फेज में है। तो अब यहाँ ध्यान दो, VL और VR को हम वेक्टर में क्यों करें हैं, क्योंकि लगातार इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये वोल्टेज ड्रॉप है वो वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। इस तरह से VL और VR जो दो वोल्टेज ड्रॉप हैं इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। अगर कोई पूछे VL और VR के बीच का फेज डिफरेंस कितना है तो बोलोगे 90 डिग्री। अब किसी इंस्टेंट पर VL है, VR है, अभी ज़रा देखो VC क्या है, ठीक है ना। तो VC क्या होगा, देखो C में क्या होता है, करंट लीड करती है, तो यानी कि VC क्या होगा, लैग्स। इसका मतलब करंट लीड कर रही है तो VC लैग करेगा, लैग्स बिहाइंड करंट बाई π/2 रेडियन। अब यहाँ पर जो VC है वो क्या होगा, लैग करेगा, कितना लैग करेगा, π/2। तो बताओ VC किधर आएगा, इससे π/2 पीछे, तो पीछे का मतलब इधर। तो चलो मान लेते हैं कि ये हमारा VC हो गया। अब देखो ये VL हो गया, ये VC हो गया। बहुत ध्यान से इसको हम लोगों को करना है। तो अब बताओ ये VL और VC के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक। तो 10 VL एंड VC विल बी आउट ऑफ फेज। यहाँ पर बेटा देखो आउट ऑफ फेज अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, दैट इज दे will have phase difference of 180 डिग्री। इसका मतलब VL और VC क्या हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर हैं। अब देखो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या होगा, तब होगा ये कि VL और VC का जो रिजल्टेंट है वो या तो VL माइनस VC होगा या VC माइनस VL होगा। यहाँ पर इस बात पर
हमारा नेट वोल्टेज इन दोनों का डिपेंड है कि कौन बड़ा है। यहाँ पर हमने VC को छोटा लिया है, VL को बड़ा लिया है। हो सकता है किसी सर्किट में VC ज़्यादा हो और VL कम हो, तो इस जगह को बहुत ध्यान रखना है। कंपटीशन के क्वेश्चन में इनको बड़े आराम से हमें टैकल करना पड़ता है। तो अगर VL VC से ज़्यादा होगा तो इनका रिजल्टेंट VL माइनस VC होगा, और VC VL से ज़्यादा है तो इनका रिजल्टेंट VC माइनस VL होगा। ये इस बात पर डिपेंड है कि विच वोल्टेज ड्रॉप इज ग्रेटर, ठीक है ना। L में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है कि C में, तो ये सर्किट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके पता कर लेंगे कौन ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर लेट VL ग्रेटर देन VC, देन रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC विल भी हो जाएगा VL माइनस VC। अब VL माइनस VC, इस VL में से VC की लंबाई घट जाएगी। तो ये पूरा देखो, ये VL है और ये क्या है, VC है। तो VC की लंबाई इसमें से क्या होगी, घट जाएगी। जितना ये लंबा वेक्टर है इतना लंबा वेक्टर इसमें से क्या होगा, ऐसे घट जाएगा ये। तो ये जो दूरी बचेगी ये वाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ठीक है ना। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये देखो, ये VL है, ये VC है, तो VC की बराबर की लंबाई यहाँ से घट जाएगी। तो ये जो बचा यहाँ से यहाँ तक, यही क्या होगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC। ये VL माइनस VC हो गया ये, ठीक। अब देखो VL और VC का रिजल्टेंट आ गया VL माइनस VC। अब VL माइनस VC ये हो गया, और ये क्या बचा, VR है ना। देन नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज क्या होगा, वो इंस्टेंटेनियस VL माइनस VC है और ये VR है। तो VL माइनस VC और VR को तुम क्या करोगे, वेक्टरली जोड़ो। ये चलो ऐसे करते हैं, ये पहले लोग्रामला से ये दो का रिजल्टेंट आ गया, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट एक साथ हम नहीं निकाल पाएंगे यहाँ। तो VL और VC का रिजल्टेंट आ गया VL माइनस VC, और ये क्या है, VR है। तो VL माइनस VC से VR के पैरेलल और VR से VL माइनस VC के पैरेलल। तो ये हमारा बन गया पहले लोग्राम। अब हमारा जो इनका डायगोनल होगा ये क्या दिखाएगा, ये इन तीनों का VL VC और VR तीनों का रिजल्टेंट है ये। इसको हम V लिख देते हैं। तो बताओ V होगा क्या, ये VL माइनस VC और VR दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये V क्या हो जाएगा, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर। तुम जानते हो कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आता है। तो अंडर रूट A की जगह VL माइनस VC है ये, और ये B की जगह VR। तो ये चीज़ें हो गई। तो इस फिगर में VL और VC का जो रिजल्टेंट आया, VL में से ये VC की लंबाई घटा दिए, तो ये VL माइनस VC आ गया, और VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट क्या आ गया, V इक्वल टू अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो देन नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, विल बी V इक्वल टू वही जो वहाँ लिखा है हमने उसी को फिर लिखते हैं, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अगर कोई कहता कि VC बड़ा है तो यहाँ पर फार्मूला होता है VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर तुम यहाँ VC को भी बड़ा रख दो तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे VL में से VC घटाओ चाहे VC में से VL। अगर यहाँ 5 है ये 8 है तो 5 ऋण 8 का होल स्क्वायर भी वही होगा, और 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर भी वही आएगा। तो मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो फेज का डिफरेंस है वो इधर साइड में आएगा तब। तो अभी चलते हैं, इसको VL ग्रेटर देन VC मानकर ही आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम जानते हो VL क्या होता है, करंट इंटू रिएक्टेंस, यानी कि IXL माइनस IXC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बढ़िया से करते रहना, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा से हम और ध्यान देंगे
यहाँ पर हम अंडर रूट आई कर लेंगे कॉमन। आई यहाँ कॉमन करके जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा ये आई स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हम गड़बड़ी कर दिए हैं, यहाँ आई इंटू आर का होल स्क्वायर कर देना था, चलो अभी कर देते हैं। वी आर इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, तो आई स्क्वायर कैपिटल आर, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, अब यहाँ आई स्क्वायर दोनों में कॉमन कर लेंगे, कॉमन करके ये यहाँ हम भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा वी अपान आई और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि V और I का रेशियो क्या है। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि V अपान I इक्वल टू R होता है, लेकिन यहाँ V क्या है? नेट वोल्टेज है। V क्या है? वो नेट वोल्टेज है जो यहाँ सप्लाइड है किसी इंस्टेंट पर। और I क्या है? इसमें नेट करंट है, करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई है, अलग बात है। तो V अपान I क्या है? जनरली R होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन है वो तीन तरह के हैं। एक एक्सएल है, एक एक्ससी है, एक आर, तीन तरह के अपोजिशन है। तो इसका मतलब वी अपान आई केवल आर नहीं हो सकता। वी अपान आई जो है पूरे सर्किट का वोल्टेज है, पूरे सर्किट की उस इंस्टेंटेनियस करंट है। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि उस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कहलाएगा। और चूंकि इस R का नाम रेजिस्टेंस है, इसलिए LCR के जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टेंस नाम नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर क्या नाम इसको दिया गया है ये हम देखते हैं। तो V अपान I जो है इसको रेजिस्टेंस ना कहकर क्या कहा जाता है? नेट अपोजिशन। V अपान I इज नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाई LCR सर्किट। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर में। ठीक है, तो V अपान आई इज नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाई LCR सर्किट कॉल्ड, क्या कहलाता है? इसको कहलाता है इम्पीडेंस, कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट डिनोटेड बाई Z। ठीक, इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ V अपान आई को हम Z लिखते हैं और तब क्या हो जाएगा? तब जो हमने यहाँ V अपान आई की वैल्यू ये निकाली है तो V अपान आई नेट अपोजिशन हो गया। इसको हम, चूँकि V अपान आई का जो यूनिट होगी ओम होगी, तो ओम होने के कारण ये अपोजिशन है ही, तो इस चीज़ को हम लोग कह देंगे क्या? नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाई सीरीज LCR सर्किट। और तब इस चीज़ को हम लोग कह देंगे क्या? Z। तो Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये फार्मूला डिराइव करने को आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो इस सीरीज LCR सर्किट का इम्पीडेंस हम लोगों ने इस तरह से निकाल दिया। अब थोड़ा सा और ध्यान रखना है किन चीज़ों का, वो देखते हैं। ठीक, तो ये तो हमने निकाल लिया, इधर भी हम देखते रहते हैं। ये VL माइनस, ये जो नेट वोल्टेज है ये है, और ये नेट करंट है। अब बताओ क्या नेट वोल्टेज और नेट करंट एक ही डायरेक्शन में है? आंसर है नहीं नहीं नहीं। तो ये नेट वोल्टेज और I के बीच में एक फेज डिफरेंस है, एक एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं फाई। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज गिवन बाय, क्या होता है? तो देखो ये फेज डिफरेंस फाई है, चूँकि हमें ये VL माइनस VC पता है, तो ये भी परपेंडिकुलर जो होगा ये VL माइनस VC होगा। ये VL माइनस
वी सी होगा, ये क्या है वी आर है। तो परपेंडिकुलर और बेस के टर्म में अगर हमें फाई को निकालना है तो यहाँ टेन फाई निकलेगा। तो टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा वी एल माइनस वी सी अपान वी आर। ठीक है, यहाँ वी एल बड़ा है वी सी से, अगर वी सी बड़ा होगा वी एल से तो यही फाई निगेटिव साइड में आ जाएगा। अगर वी सी बड़ा होगा वी एल से तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो टेन फाई की वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगी तो ये एंगल नेगेटिव में नीचे की तरफ आएगा। तो वी एल माइनस वी सी अपान आर, सॉरी ये वी आर होगा, ये हो जाएगा आर की जगह वी आर। वी एल की जगह क्या रख सकते हो, आई एस एल माइनस आई एस सी अपान वी आर की जगह आई इंटू कैपिटल आर। तो ये टेन फाई की वैल्यू हो गई। तो यहाँ टेन फाई का एक और फार्मूला रिएक्टेंसेज के टर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। आई कॉमन लेकर हमने काट दिया। इस तरह से हमने क्या क्या निकाल लिया, नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहाँ एक्सएल क्या है, एक्सएल को तुम जानते हो क्या है, एक्सएल क्या है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, यानी कि 2 पाई एफ इंटू एल, इस तरह से। और एक्स सी क्या है, 1 अपान ओमेगा कैपिटल सी, यानी कि 1 अपान 2 पाई एफ कैपिटल सी, ये है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने नेट इम्पीडेंस और नेट फेज डिफरेंस का कैलकुलेशन कर लिया। अगर इसी जगह पर यहाँ वी सी ग्रेटर देन होता वी एल, यहाँ वी सी ग्रेटर देन होता वी एल, तो इस पर कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि एक्स सी अगर ग्रेटर देन होता एक्स एल तो भाई स्क्वायर होता, फिर वही आता। ठीक, लेकिन अंतर क्या आता, तब यहाँ पर अगर एक्स एल छोटा होता या एक्स सी ज़्यादा होता, या वी एल छोटा होता वी सी ज़्यादा होता, तो ये फाई इस साइड में आता। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आया वोल्टेज और करंट के बीच में, यहाँ नेट वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे, इफ़ वी एल ग्रेटर देन वी सी, दैट इज एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, देन net voltage leads with current by phase angle phi equal to tan inverse VL minus VC upon VR equal to tan inverse XL माइनस XC अपान R। ठीक, इसी तरह से इफ़ VL लेस देन VC, अब छोटा है, देन XL लेस देन XC, देन नेट वोल्टेज क्या होगा, V lags behind I by phase डिफरेंस फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ VC माइनस VL हो जाएगा, VC माइनस VL अपान VR इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा XC माइनस XL अपान R। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, और यह डेरिवेशन आपका 5 मार्क का क्वेश्चन, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, और इस न्यूमेरिकल को हम अगले चरण में लगाएंगे। ठीक है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आज चल गया, इस पर न्यूमेरिकल भी अभी आगे लगने चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही।
अब अगला टॉपिक हमारा है रेजोनेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। ठीक है ना। तो सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस को हम पढ़ने चल रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सर्किट है और इस सर्किट को जब कोई सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस में होता है तो इस चीज़ को कहा जाता है चैनल सेलेक्टर सर्किट। जब कोई सर्किट LCR सर्किट होता है जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस में हो जाता है, तब कहा जाता है कि ये सर्किट जो है वो चैनल सेलेक्टर सर्किट है। जितनी भी सर्किट टेलीविज़न और रेडियो में लगी रहती हैं वो यही सर्किट होती हैं, जिनमें हम या तो इंडक्टर को वैल्यू को चेंज करते हैं या कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज करके हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और इससे हमारे चैनलों की ट्यूनिंग होती है। जब भी हम टेलीविज़न में रिमोट बदलते हैं तो टेलीविज़न के भीतरी सर्किट में कैपेसिटेंस चेंज होता है, जिसके कारण हमारे चैनल की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है। इसी तरह से रेडियो में इंडक्टर यानी कॉइल जो बनी होती हैं उनमें चेंज किया जाता है और उससे चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है। तो देखते हैं क्या होता है ऐसे सर्किट्स में। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक क्या है, रजिस्टर है, और यहाँ पर हमने एक अल्टरनेटिंग EMF का सोर्स लगाया हुआ है। तुम जानते हो कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप VL है, यहाँ VC है, यहाँ V सफिक्स R है। ठीक है ना। ये L है, ये C है, ये R है। यहाँ हमने Z यानी कि नेट अपोजिशन का जो फार्मूला निकाला है वो है √XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R²। ऐसी चीज़ें हम लोगों ने निकाल रखी है पीछे के लेक्चर में। अब यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो I क्या हो जाएगा, V/Z। तो V/Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, √XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R²। ये करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब तुम देखो कि यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो सीरीज LCR सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब ये XL और XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो, यानी कि Z मिनिमम हो। अगर Z मिनिमम होगा तो V तो कांस्टेंट है, तो V/Z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो Z की वैल्यू मिनिमम करने के लिए यानी कि I की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए हमको यहाँ XL माइनस XC के होल स्क्वायर की वैल्यू को मिनिमम करना पड़ेगा। तो फॉर I टू बी मैक्सिमम XL माइनस XC होल स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू मिनिमम। अब बताओ ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी। अब ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम तभी होगी जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए और ये हो जाए 0। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज XL माइनस XC
होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि XL माइनस XC इक्वल टू 0, यानी कि XL इक्वल टू XC। ठीक। अच्छा, इसका अर्थ ये होता है कि XL इक्वल टू XC हो जाएगा, तो इसका मतलब XL क्या हो जाएगा, ओमेगा L, और XC क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा C, ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा एक तरफ लाओ तो ओमेगा इधर आएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, 1/√LC। अगर ओमेगा को हम 2πf लिख देते हैं तो 2πf इक्वल टू 1/√LC, यानी कि f इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√LC। अब देखो, या तो हम कहें कि करंट को मैक्सिमम करने के लिए XL XC के बराबर होना चाहिए, लेकिन तुम जानते हो कि XL और XC जो हैं ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हैं, दोनों पर फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ता है। क्यों? XL की वैल्यू तुम लोग क्या जानते हो, ओमेगा L इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, ये XL है। XC क्या है, 1/ओमेगा C, यानी कि 1/2πfC। तो बोथ आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। और फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ लगाई गई है, लगाया गया वोल्टेज है, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ वोल्टेज लगाया गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी पर VL और VC का वैल्यू डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर तुम यहाँ की फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो VL और VC आपस में चेंज होंगे, लेकिन तुम जानते हो कि VR नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि भैया R का वैल्यू फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक। तो यहाँ पर एक XL अगर XC के बराबर हुआ तो इसके पीछे यहाँ जो सप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ AC की फ्रीक्वेंसी है, वो जिम्मेदार होगी। यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और उससे हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। यानी कि I के मैक्सिमम होने के लिए XL XC के बराबर होना चाहिए, या कहो VL VC के बराबर होना चाहिए, और ओमेगा कह दो 1/√LC के बराबर होना चाहिए, या ये कहो कि फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC के बराबर होनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि यह पूरी जो सीरीज LCR सर्किट है हमारी, ये हर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट इस पर नहीं जाएगी। इस सीरीज LCR सर्किट में यहाँ जो सप्लाइड वोल्टेज है, यह वोल्टेज तो V रहेगा, लेकिन एक के वोल्टेज पे कभी इसमें ज़्यादा करंट रहेगी, कभी कम रहेगी, कभी मैक्सिमम रह सकती है, कभी मैक्सिमम से कम रह सकती है। तो ऐसा किस पर डिपेंड है? वो डिपेंडेंट है यहाँ जो वोल्टेज लगा है अल्टरनेटिंग EMF, इसकी फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कोई ऐसी निश्चित फ्रीक्वेंसी हो कि VL और VC आपस में बराबर हो जाएं, यानी XL और XC आपस में बराबर हो जाएं, तब करंट मैक्सिमम हो जाएगी। और जब किसी सर्किट, इसका मतलब यह सर्किट जो LCR सर्किट है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी पर यह, किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी पर यह VL VC के बराबर हो जाएगा, यानी कि XL XC के बराबर हो जाएगा, और तब यह पूरा टर्म हो जाएगा 0, और तब Z केवल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ये 0 हो जाएगा, √R² यानी R। और ऐसी स्थिति में यह जो करंट होगी हमारी, यह मैक्सिमम हो जाएगी। इसी फिनोमेना को, इसी कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। तो LCR सर्किट में किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ही XL और XC बराबर होते हैं, और तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इस फिनोमेना को
रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है ना। तो फिर से ध्यान सुनो कि सीरीज एलसीआर सर्किट में किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी के लिए VL और VC बराबर हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि XL और XC बराबर हो जाते हैं, तब Z का मान मिनिमम हो जाता है, यानी कि Z का मान तब R के बराबर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में Z का मान मिनिमम होने पर पूरी सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाती है। इस घटना को, इस इंसिडेंट को रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये इस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की करंट इसमें ज़्यादा चलेगी, इस पूरे सर्किट में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की करंट इसमें क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर हो जाए तो उस समय XL XC के बराबर हो जाएगा, ZR के बराबर हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के लिए LCR सर्किट में करंट बढ़ जाएगी, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई या इससे ज़्यादा हुई तो उस समय XL या तो बड़ा होगा XC से, या तो XL छोटा होगा XC से। और जब XL XC से बड़ा छोटा होगा तब यह वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, और तब Z की वैल्यू बढ़ जाएगी और तब करंट ज़्यादा नहीं फ्लो करेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी हम कई फ्रीक्वेंसीज वाले वोल्टेज को एक साथ यहाँ आरोपित कर देते हैं, जो एंटीना से वोल्टेज आता है सिग्नल का, उसको हम यहीं पर लगा दिए। अब यहाँ हज़ारों चैनल चल रहे हैं। अब जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी यहाँ 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर हो जाए, अब इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC है, रेजोनेटिंग। अगर यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मिली वो 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर हो गई तो उस चैनल की करंट इसमें आगे चल जाएगी। और अगर जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही है, यानी कि F = 1/2 पाई अंडर रूट LC से कम है या ज़्यादा है, तो उस चैनल की करंट को ये कम कर देगा। यानी कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे अगर सिग्नल है तो उस सिग्नल की करंट को ये पास करा देगा अपने में से, तो रेडियो बजने लगेगा। टीवी है तो टीवी का वो चैनल ट्यून हो जाएगा। लेकिन जो चैनल यहाँ पर L और C के कारण जो इसमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है 1/2 पाई अंडर रूट LC अभी आई है नीचे, अगर उसके बराबर यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो उस चैनल की करंट को बढ़ाएगा नहीं, कम कर देगा। तो कम कर देगा तो वो चैनल ट्यून नहीं हो पाएगा। तो यही चैनल ट्यूनर सर्किट है। रेजोनेटिंग कंडीशन में ही कोई रेडियो या कोई टेलीविज़न ट्यून हो पाता है। तो अब यहाँ से मल्टी चैनल को लगाया जाता है। अब देखो, अब जैसे मान लो तो हमें कोई दूसरा चैनल देखना है तो हम या तो इंडक्टर की वैल्यू या कैपेसिटर की वैल्यू को ऐसे बदल देंगे, वेरिएबल यहाँ लगाया जाता है। तो या तो ये वेरिएबल, रेडियो में इंडक्टर वेरी कराया जाता है और टेलीविज़न में कैपेसिटर वेरी कराया जाता है। दोनों में से कोई एक वेरी कराओगे तो यह वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ L और C में से कोई एक चेंज करोगे या दोनों चेंज करोगे तो यह बदल जाएगा। अब अगर यहाँ से जो सप्लाइड वोल्टेज है अगर उसका F इस चेंज हुए L और C के और 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर आ जाता है तो वो चैनल की करंट इसमें चल जाएगी। और तब क्या होगा, तब हमारा जो इम्पीडेंस है Z वो R के बराबर हो जाएगा और I क्या हो जाएगा, V/I मैक्सिमम हो जाएगी, V/Z यानी V/R हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो चैनल ट्यून हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्किट है। जितने भी चैनल ट्यूनिंग सर्किट होते हैं, है ना, टेलीविज़न में और रेडियो में, वो ऐसे ही तैयार होते हैं। तो रेजोनेंस की हम लोग डेफिनेशन बेटा लिखेंगे, इन सीरीज LCR सर्किट एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी XL and XC becomes equal. In this condition, the current in the circuit becomes maximum and impedance Z
becomes minimum. This is called resonance in LCR circuit. The condition for resonance is, उसी के आगे हम लिखेंगे the condition for resonance is XL equal to XC. अगर कोई पूछे कंडीशन फॉर रेजोनेंस तो कहोगे XL इक्वल टू XC, है ना. देन जेड मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट, हम लोग जानते थे XL माइनस XC होता था, तो XL माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो जेड मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा R. देन I मैक्स इक्वल टू V अपान जेड मिनिमम, यानी कि V अपान R. यानी कि रेजोनेंस कंडीशन में ये जो हमारा पूरा LCR सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा. यहाँ LR लगे तो हुए हैं, लेकिन इनका काम रोल ख़त्म हो जाएगा. लेकिन किस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, XL इक्वल टू XC पर ही. और XL इक्वल टू XC कब होगा? जब हमारा ओमेगा 1/√LC होगा, या F जो होगा 1/2π√LC के बराबर होगा. तो ये रेजोनेंस हो गया. तो इस समय Z क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. यानी कि अगर हम Z और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लाट करें इस तरह से, ये फ्रीक्वेंसी है Z है, तो ये ऐसे आएगा. ये एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, ये जो है ये मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी F0 है. तो F0 फ्रीक्वेंसी पर Z क्या हो जाएगा? यहाँ Z जो हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, और ये R के बराबर होगा. इस समय L और C का रोल ख़त्म हो जाता है केवल, लेकिन इस जगह, बाकी जगह L और C का रोल रहेगा. और यहाँ पे अगर हम करंट का ग्राफ खींचे तो I और फ्रीक्वेंसी का, तो ये इसी का ऐसे उल्टा ग्राफ आता है. क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी F0, तो उस समय करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी. ठीक. तो XL इक्वल टू XC हो गया. तो एट XL इक्वल टू XC क्या हो जाएगा? ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/√LC. ओमेगा इक्वल टू √LC डायरेक्ट आ जाएगा. और इसको ओमेगा नॉट हम कर लेते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होता है. तो ओमेगा नॉट को हम लोग बोलते हैं एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. अब ओमेगा नॉट की जगह क्या रख देते हैं? 2π/F0. देन 2π/F0 इक्वल टू 1/√LC, यानी F0 इक्वल टू, पीछे हम कर चुके हैं लेकिन फिर से हमने एक बार कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो अगर कोई पूछे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर XL क्या होता है, कहोगे XC के बराबर. VL क्या होता है? VC के बराबर. Z किसके बराबर होता है? R के बराबर. I किसके बराबर होता है? V/R के बराबर, है ना. और LCR सर्किट में तुम लोगों ने देखा था जो tan phi होता है वो क्या होता है? एट रेजोनेंस पर क्या हो जाएगा? XL इक्वल टू XC होता ही है. देन tan phi क्या हो जाएगा? XL माइनस XC अपान R था. तो XL और XC जब बराबर हो जाएगा, तो बराबर रखोगे तो हो जाएगा 0. तो phi इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो कोई पूछे रेजोनेटिंग कंडीशन में फेज डिफरेंस क्या होता है V और I के बीच में, तो कहोगे 0. ठीक है ना. और तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर को हम लोग बता चुके हैं, cos phi होता है. तो cos phi क्या हो जाएगा? cos 0 बराबर 0. तो पावर फैक्टर जो होगा इक्वल टू 0. ठीक. तो cos phi को ही पावर फैक्टर कहा जाता है.
तो इस तरह से हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाल लिया, वो फाइनली देख लो। फाइनली रिजल्ट फिर से देख लो। एट रेजोनेंस XL बराबर XC होता है। ठीक, एक चीज़ I से मल्टीप्लाई कर दो तो VL बराबर क्या हो जाएगा, VC। ओमेगा क्या होता है, 1/√LC। ओमेगा नॉट कर लो। F नॉट क्या होता है, 1/2π√LC। और क्या होता है, Z क्या होता है, Z मिनिमम के बराबर होके R हो जाता है। ठीक है ना। I क्या हो जाता है, I मैक्स के बराबर हो जाता है और ये हो जाता है V/R। फाई क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। और पावर फैक्टर क्या हो जाता है, पावर फैक्टर यहाँ तो गलती हो गई है, cos 0 लिखा था, cos 0 वैल्यू बेटा 1 होती है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। और सर्किट बिहेव्स एज, जब ये केवल इसमें ZR ही के बराबर आ जाता है तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव